वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पीएम की बैठक से पहले बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। शास्त्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन से SC/ST की 2 दर्जन सीटें बढ़ सकती हैं। इससे जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य बदल जाएगा। विजय सोनकर शास्त्री ने ट्वीट करके ये बात कही है। उन्होंने कहा है, हमने कई बार परिसीमन का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि SC/ST की 25 सीटें इससे बढ़ जाएंगी। नई बढ़ी हुई सीटों से जम्मू कश्मीर की राजनीति बदल जाएगी। मोदी जी आज हम लोगों के सपने को पूरा करेंगे। तो जिस खबर को लेकर ABP न्यूज़ कल से आपको लगातार अपडेट दे रहा है, उसी खबर को आगे बढ़ाते हुए विजय सोनकर शास्त्री ने कहा है कि इससे SC/ST की सीटें बढ़ जाएंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी का रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या जो बात विजय सोनकर शास्त्री कह रहे हैं कि इससे SC/ST की सीटें बढ़ जाएंगी, क्या पाकिस्तान के बहाने दलित आदिवासियों के हक को मारने की कोशिश हो रही है? विकास जी, एक बात बड़ी साफ सी है। ये जो आज विलय के जम्मू कश्मीर विलय के बाद की बात कर रहे हैं, 1947 से लेकर के 5 अगस्त 2019 तक लाखों वाल्मीकि और दलितों के हकों पर ये कुंडली मार के बैठे रहे। वो दूसरे नहीं तीसरे चौथे दर्जे के नागरिक बने रहे और यहाँ पर दलितों की राजनीति करने वाले और वे कांग्रेस पार्टी जो दलितों की पार्टी कहती थी, पिछड़े लोगों की पार्टी कहती थी, उसने निहायत शर्मनाक तरीके से वहां के लाखों लोगों को अत्याचार किए, उनको दोयम दर्जे की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। एक बात और विकास जी मैं कहूंगा कि ये आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके कह रहे हैं कि 1947 में विलय हुआ था और उसके हिसाब से ये होगा, अरे ये उस पार्टी के प्रवक्ता को कहने का हक नहीं जिस पार्टी के नेता ने कहा हो कि POK तुम्हारे बाप का नहीं है। विलय में तो POK भी था और आज ये इनकी पार्टी के नेता कहते हैं POK तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम ले लोगे। ये उनको हक है कहने का विलय का। और तीसरी बात बहुत छोटी सी कहूंगा, जहां संवैधानिक बात है, 35 से संवैधानिक तरीके से नहीं, चुपचाप चोरी से संविधान में लाया गया था, संसद में नहीं आया था। संसद में लाना जरूरी था। संसद में जब 370 हटी है तो बाकायदा बहस हुई है और संसद ने उसे पास किया। इसलिए हटाना उसका संवैधानिक पूरी तरह से है, उसको लाना संवैधानिक नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो 370 लाने वाली मीटिंग में जुड़े नहीं थे। उन्होंने कहा था मैं इसके पूरी तरह से विरुद्ध हूं। और बाबा साहब अंबेडकर का अगर वो बयान पढ़ लेंगे तो उन्होंने फारूक शेख अब्दुल्ला से मिलने से मना कर दिया था कि जो व्यक्ति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के कुछ बात नहीं करना चाहता, उससे मैं कोई बात करने को तैयार नहीं। आप चाहें तो किसी भी समय बाबा साहब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से वो पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 5 अगस्त 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर में जो आपने आंकड़े दिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति है। स्कूल जलाए नहीं जा रहे, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बच्चे स्पोर्ट्स और खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, वहां के नौजवान पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए आगे आ रहे हैं। वे तमाम लोग जिनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए थे, वे सब लोग अब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तत्पर हैं। यही भारत के लोकतंत्र की विजय है। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस दूरदर्शिता से, भारत के गृह मंत्री ने जिस तरीके से रणनीतिक शेख बशीर साहब से ले लेते हैं इस पर रिएक्शन। शेख बशीर साहब, धारा 370 के चलते वहां पर दलित और आदिवासियों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। अब परिसीमन के जरिए उनको न केवल उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा, बल्कि बाकी लाभ भी मिल रहे हैं। तो इससे बाकी पार्टियों को, जम्मू कश्मीर की पार्टियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? विकास जी, आप बेसिकली ये जो टाइम है, टाइम के हिसाब से शायद इसके ऊपर इतनी बहस तो नहीं हो सकती, मगर मैं प्रोफेसर साहब की इस बात का जवाब देता हूं कि 370 के होते हुए लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था जम्मू कश्मीर के अंदर, हिस्टोरिक डिस्ट्रीब्यूशन था, लैंड टू द टिलर हुआ। ये जो दलितों की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई दलित भूखा नहीं सोता। जम्मू के अंदर कोई दलित जो है वो क्या नाम है, खुदकशी नहीं करता। जम्मू के अंदर इस वक्त 370 की वजह से कोई लैंडलेस नहीं है, हर एक शेल्टर रखता है। जबकि आप पठानकोट क्रॉस करो तो आपको पुनू के नीचे भी लोग नजर आते हैं और
खुदकशी करते हुए भी नजर आते हैं। आप ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, इसकी बड़ी डिबेट हो सकती है। प्रोफेसर साहब के मैं उसके लिए चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब से बात करूं कि प्रोफेसर साहब जब इस पर डिस्कशन करे हुए, हम आपके साथ डिस्कशन के लिए तैयार हैं। लेकिन शेख बशीर साहब, ये पठानकोट के नीचे जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको 84 के बाद कश्मीरी पंडित और बाकी हिंदुओं को वहां से डरा के धमका के निकाल दिया गया। When you were talking, I was not intervening. Why are you intervening? सुन लीजिए, कम से कम ताकत रखिए सुनने की। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की वजह से कोई भूखा नहीं सोता, कोई क्या नाम है शेल्टर रेस नहीं है। आप पठानकोट से पार जाके देखिए कहां तक क्या हालत है। क्या कहते हैं आप? भाई बात आप इंटरवेन करते हैं, आप अपने टाइम पे बोलो, आप मेरे टाइम पे क्यों बोल रहे हो? जब आप बोल रहे थे मैंने इंटरवेन नहीं किया। डेमोक्रेसी इसी चीज को कहते हो आप, इसको दादागिरी कहते हैं। दादागिरी नहीं होनी चाहिए। विकास जी, मैं आपके साथ आप की बात कर रहे हैं, बताइए ना। पीओ के तुम्हारे बाप का नहीं है, ये किसने कहा था? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। फारूक साहब ने कई दफा क्लियर किया हुआ है। मैं फारूक साहब की उस बात के ऊपर नहीं जाऊंगा। आप जो बातें कर रहे हैं, आप डिवीजन की बातें कर रहे हो, आप ये जो सारी चीजें कर रहे हो, चलाओ जब तक चलाते हो। डेमोक्रेसी में ये होता है, वो वक्त भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। वक्त आएगा, बदलेगा, आपके ऊपर नहीं है। जब चेंज होती है, चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर। जब 2014 में चेंज हुई थी, हमने सोचा था कि शायद वो नहीं कर सके, ये करेंगे। लेकिन आज आप तो ये सोचते हो कि जब हमने हिंदुस्तान को बनाया हुआ है, 2014 के बाद ही हिंदुस्तान वजूद में आया, 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ। आप पंडित नेहरू को भी गलत कह रहे हो, आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हो। यस, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, होगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा रहे बहुत अरसे तक। उस वक्त ये बातें नहीं आई। आज जो बातें आप कर रहे हो, इस जगह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर कोई, जब आपने जो लैंड बिल बनाया, वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। ये जो रिसेंटली पास हुआ, किसान सड़कों के ऊपर हैं, आपको किसान सड़कों पर नजर नहीं आते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। बशीर अहमद साहब, आप जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहे हैं, हमारे साथ फारूक रेजू शाह हैं, हम उनसे सुन लेते हैं। फारूक साहब कह रहे हैं कि SC ST जो हैं वो, उनको कोई भूखा नहीं सोता, कोई बेघर नहीं है, सबके पास जमीन है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में ऐसी हालात नहीं है। अब जो नई प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें उनको तमाम सीटों पर रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, 25 से ज्यादा सीटें उनको मिलेंगी। अरे बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसने एतराज किया? बशीर साहब आप शांत हो जाएं। फारूक रेजू शाह से सवाल है, उनको बोल लेने दीजिए। सही बात है, मैं इस पे जरूर बात कहूंगा। मैं एक तो नॉन पॉलिटिकल ऑथर हूँ। जरा बात जरा इसका म्यूट कर रहे तो चुप करा। आई डोंट वांट। या तो मैं आपको बताऊं कि यहां तक ताल्लुक है, हमारी 26 सीटें जो पीओके के लिए मखसूस है, उसमें अगर आप एनालाइज करें, उसमें बल्तिस्तान में शिया डोमिनेटेड है, गिलगित में शिया डोमिनेटेड है, हमारे खंजरी पास में हनफी सूफी डोमिनेटेड है। तो मेरे ख्याल में, और यहाँ पे भी कश्मीरी पंडित कहते हैं कश्मीर के लिए उनका हक होना चाहिए, और सिख भी बोलते हैं। तो अगर इस तरह हो तो मैं तो जरूर कहूंगा हनफी सूफियों के लिए 20 सीटें रखे, 11-15 सीटें शियाओं के लिए भी रखे, जिनको बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉर्चन, नेहरू की गलती की वजह से, पंडित नेहरू ने हमारे कश्मीर का टुकड़े कर दिए उरी पे रुक कर, तो उसको अगर ठीक करने, मुझे सिल्क रूट वापस दीजिए। तो डिलिमिटेशन वालों को कहिए वो फियरफुल रहें और वो जाएं, कमांड पोस्ट को क्रॉस करके मैंडेट ले लें, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, कि हम डिलिमिटेशन कंप्लीट करेंगे सारी जो हमारी टेरिटरी है। और हर एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।